नागपुर का ये दीक्षा भूमि चौक और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है साहित्य सम्राट साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे इनकी प्रतिमा। आज अण्णाभाऊ का जन्मदिन है। अण्णाभाऊ के जयंती दिवस पर आज अण्णाभाऊ को अभिवादन करने बहुत सारे लोग आए हैं। दरअसल अण्णाभाऊ साठे यह एक ऐसा नाम है जिस नाम ने साहित्य के क्षेत्र में अपनी वो पहचान बनाई और ख़ास तौर पर वो साहित्य जो हाशिए के लोगों के जीवन को प्रतिबिंबित करता है, उस साहित्य का निर्माण। अण्णाभाऊ साठे के ऐसे कई उपन्यास हैं, ऐसी कई कहानियां हैं जिन पर फिल्में बनी हैं। लेकिन होता यह है हमारे यहाँ कि हम अपने लोगों को पहचान नहीं पाते या फिर जातिगत दलगत मानसिकता के चलते हम इन चीज़ों को इस तरह से रोक देते हैं और इन्हें भी भेदभाव का शिकार बना देते हैं। अण्णाभाऊ साठे का जीवन, उनका संघर्ष, ये समूचे भारत के लिए एक बड़ा ही प्रेरणादायी जीवन संघर्ष रहा है। अण्णाभाऊ साठे को महाराष्ट्र का मैक्सिम गॉर्की कहा जाता है, लेकिन अण्णाभाऊ साठे को अभिवादन करने आज जो लोग पहुंचे हैं, आज उनके जयंती दिवस पर, उन्हीं से ये बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि वे साहित्य रत्न साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे को किस रूप में याद करते हैं। प्रोफेसर युगलू रायलू इस समय हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, एक बात को ये भी समझे कि अण्णाभाऊ का काम कामगार के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इन सब जगह में आता है। एक कलाकार के रूप में उपस्थित होते हैं, एक उपन्यासकार के रूप में उपस्थित होते हैं। सब जगह में उनका एक प्रभाव मिलता है और साहित्य उनका आम आदमी के जीवन को प्रतिबिंबित करने वाला साहित्य मिलता है। आपको क्या लगता है कि अण्णाभाऊ साठे को 27 भाषाओं में अनुवादित किया जाता है, लेकिन यहाँ जहाँ अण्णाभाऊ साठे खड़े होते हैं, जहाँ अण्णाभाऊ साठे पलते बढ़ते हैं और जिन संवेदनाओं को अपने साहित्य में प्रतिबिंबित करते हैं, वहाँ अण्णाभाऊ साठे कितने दिखाई देते हैं? सबसे पहले आज के दिन मैं अण्णाभाऊ साठे को अपनी आदरांजलि देता हूँ और ये गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं भी उसी देश का बाशिंदा हूँ जिस देश में अण्णाभाऊ साठे जैसे महान क्रांतिकारी लेखक पैदा हुए थे। आपकी खुशी के लिए बता दूँ, हाल ही में कुछ दिन पहले अण्णाभाऊ साठे का एक स्टैचू ये मॉस्को में लगाया गया है। जिन महान क्रांतिकारी लेखक की कीर्ति यहाँ से मॉस्को जा सकती है, यहाँ से पूरे दुनिया में जा सकती है, उसके बारे में नागपुर में, महाराष्ट्र में अगर हम प्रसार और प्रचारित न करें तो ये अण्णाभाऊ साठे की गलती नहीं है, हमारी गलती है। जितने पोस्टर्स दिख रहे हैं ये कुछ भाजपा वाले लोगों की पोस्टर दिख रहे हैं। अण्णाभाऊ साठे ने आज से लगभग आधे शतक पहले ये कह दिया था कि ये आज़ादी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आज़ादी का फ़ायदा इस देश के हर गरीब इंसान को, हर किसान को, हर मज़दूर तक नहीं पहुंचेगी, तब तक ये आज़ादी अधूरी है। और आज हम देख रहे हैं जिस पार्टी ने, जिस शासन ने अण्णाभाऊ साठे के पोस्टर्स लगाए हैं, वो शासन आज पूरे देश को एक कॉरपोरेट घराने को बेचने का काम कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर अण्णाभाऊ साठे का नाम लेते हो, अगर अण्णाभाऊ साठे का पोस्टर लगाते हो, तो अण्णाभाऊ साठे के विचारों के विपरीत काम न करो। अण्णाभाऊ साठे ने स्पष्ट कहा था कि इस देश के हर नागरिक को अपना काम, अपना जीवन यापन करने का आज़ादी होना चाहिए। गुजरात ने कल क्या निर्णय लिया है कि इसके बाद अपने ही जाति में अगर लव मैरिज करना होगा तो हम कानून बना रहे हैं कि उन लड़के लड़कियों को अपने माता पिता की अनुमति लेके लव मैरिज करना पड़ेगा। यह अण्णाभाऊ साठे का अपमान है। और एक बात, अण्णाभाऊ साठे ने उस वक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली थी। क्यों? उन्होंने कहा था जब तक समाजवाद नहीं आएगा, इतना बड़ा देश है, विविधता वाला देश है, तो जब तक समाजवाद नहीं आएगा तब तक इस देश के नागरिकों को न्याय नहीं मिलेगा। मेरी सबसे गुजारिश है, अण्णाभाऊ साठे का फोटो जरूर लगाएं, खुशी की बात है, लेकिन भाइयों और बहनों, अण्णाभाऊ साठे के साहित्य को पढ़ें, उनके जीवन का जो संघर्ष है उसको समझे। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जैसे कहा, शिका संगठित हुआ आणि संघर्ष करा। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम संगठित नहीं हो सकते, जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम संघर्ष नहीं कर सकते। अण्णाभाऊ साठे ने अपने जो उपन्यास में लिखा था कि भाई अगर संघर्ष करेंगे नहीं तो हमको आज़ादी नहीं मिलेगी। मतलब देश अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया,
लेकिन गरीबी, भूखमरी और अशिक्षा से आज़ादी अगर लेनी है तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए सच्ची जो श्रद्धांजलि अन्नाभाऊ साठे को देनी है तो हर एक विद्यार्थी तक मैं महाराष्ट्र शासन से निवेदन करता हूँ कि अन्नाभाऊ साठे का जो साहित्य है इस महाराष्ट्र के, इस महाराष्ट्र के नहीं, इस देश के हर विद्यार्थी तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए महाराष्ट्र शासन ने अगर प्रयत्न किया तो अन्नाभाऊ साठे को ये सही में आदरांजलि होगी। नमस्कार। अन्नाभाऊ साठे ये इनका ऐसा व्यक्तिमत्व है कि जब इनको पढ़ना था तब ब्राह्मण समाज का वहाँ पे वास्तविकता था, इसलिए उनको स्कूल में जाने को मौका नहीं मिला, वो स्कूल में पढ़ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास करके बहुत अभ्यास किया, बहुत अच्छे कलाकृति, लेखन, उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कादम्बरी लिखे हैं और 7 कादम्बरी पे उनके मूवी भी यानी पिक्चर भी रिलीज हुए हैं। अन्नाभाऊ साठे ने जब हमारे कॉमरेड सीपीआई के कॉमरेड, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष के कॉमरेड अमृत डांगरे से मिले तब उनके विचार से प्रभावित होके उन्होंने कला कथन का भी स्थापन किया था। फिर कुछ दिनों के बाद जब वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संपर्क में आए तो फिर उनके शिक्षा से वो प्रभावित होके शिकार संगठित हुआ और संघर्ष करा। ये 3 वर्ड से वो प्रभावित होके आज की पीढ़ी ने अन्नाभाऊ के जीवन संघर्ष से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? आज के पीढ़ी ने आज के जो संघर्ष वातावरण है उससे ये प्रेरणा लेना चाहिए कि जाति भेद छोड़ के हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को, हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए और जो समानता लाना चाहिए यानी श्रम का दाम सबको मिलना चाहिए। जो कामगार है उनको काम का दाम नहीं मिलता है और जो पूंजीपति है, जो इन्वेस्ट करते हैं वो रईस बनते ही जा रहे हैं। देखते हैं अपन, जैसे अडानी अंबानी अपन ने देखा है कि दिन ब दिन उनके जो 2014 के पहले 6वें नंबर पे थे रईस में, आज वो 2 नंबर पे आ गए हैं। तो ये सब अन्नाभाऊ नहीं चाहते थे, तो हमने अन्नाभाऊ का अभ्यास करना चाहिए, अन्नाभाऊ को पढ़ना चाहिए, अन्नाभाऊ ने क्या लिखा है उनके विचार को आत्मसात करना चाहिए। बस इतना कहना चाहती हूँ। थैंक यू। अन्नाभाऊ आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करते हैं अपने गीतों के जरिए, अपने साहित्य के जरिए, अपनी रचनाओं के जरिए। इस समय हम लोग दीक्षा भूमि के उस चौक पर है जहां लोक शाहिर अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा लगी हुई है। हम देख रहे हैं कि प्रसिद्ध लोक कलाकार जो कि भारूड को प्रस्तुत करते हैं, हरिकिशन दादा हटवार वैसे बहुजन आंदोलन के बड़े ही जिम्मेदार कार्यकर्ता है और जन जागरण करते रहते हैं। हरिकिशन दादा, यदि इस वक्त में अगर लोक शाहिर अन्नाभाऊ साठे को उनकी कला के जरिए अगर याद करना हो तो एक कलाकार के रूप में आप कैसे याद करेंगे? मैं तो करूँगा, उन्होंने जो काम किया है और जो लोगों में जागृति लाई और जैसा भी ये समाज के लिए उन्होंने जीवन अर्पण किया जिस परिस्थिति में, वो एक बहुत ही कठिन समय था और ऐसे में इन्होंने अन्नाभाऊ साठे जी ने जो एक क्रांति की वो तो आखिर तक के स्मरण में रखने लायक है। उन्होंने जिस तरह मंच पर खड़े होकर लोगों के बीच जाकर अपनी डफली की थाप देकर लोगों को जगाया, आप भी भारूड के जरिए ये करते हैं। हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइनें भारूड की बताएंगे? अरे 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 देवा मनु चावला, अरे अरे देवा मनु चावला, काय मी करू मनु चावला। चलिए, ये होती है लोक कला की ताकत और लोक कला के जरिए अन्नाभाऊ साठे ने लोगों के सामने अपनी बात कही और उन्हीं की संवेदनाओं को, उन्हीं की वेदनाओं को अपने साहित्य में प्रतिबिंबित किया, उन्हें अभिव्यक्त किया। अन्नाभाऊ साठे को हमारा देखने का नज़रिया ऐसा है कि जिस वक्त छूत अछूत की बात चल रही थी उस वक्त अन्नाभाऊ साठे ने पिछड़ी समाज के उत्थान के लिए काम किया। ये काम करते वक्त वो एक साहित्यकार थे, नाटककार थे, उसके बाद में एक विद्रोही, जिसको अपन विद्रोही साहित्यिक जो बोलते हैं, उस तरह का उनका वो काम रहा।
इनिशियल स्टेज पे जब इनका काम शुरू हुआ तो इन पे कॉमरेड्स इस पार्टी का प्रभाव था। तो कॉमरेड्स इस पार्टी का प्रभाव होने की वजह से कुछ समय तक उनकी वो जो एक्टिविटी चलती रही, कारवा बढ़ते रहा, उनका प्रभाव बढ़ते रहा, पूरे महाराष्ट्र में लोग उनको जानना चालू हुआ। और उसके बाद में क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब आए। तो बाकी लोगों ने जो काम किया वो काम किया, उनका क्या एजेंडा था वो मालूम नहीं था, किंतु अन्नाभाऊ साठे का ये एजेंडा था कि बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने ये कहा कि सर्वसामान्य जो आदमी है, जो पिछड़ी जाति का आदमी है, जहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते, जिसके हित में काम करने की आवश्यकता है, तो बाबा साहब का प्रभाव होने की वजह से वो बाबा साहब के विचारों से प्रेरित हुए और उन्होंने अपना जीवन बाबा साहब को समर्पित किया। साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गौर गरीब दलित पीड़ित और निचले स्तर के लोगों के लिए, जिनका वास्तववादी चित्रण उन्होंने अपने साहित्य में किया, इतना ही नहीं, उनके लिए उन्होंने गरीबों के लिए जो उस वक्त उद्योगों में जो श्रीमंती का जो ये फंडा चल रहा था, उन लोगों के विरुद्ध कामगारों के पक्ष में अपने साहित्य से अपने पोवाड़े से और अपने अलग अलग नाट्य गीत कथा संग्रह से उन्होंने उन पर प्रहार किया। अनेक बार अण्णाभाऊ साठे जी ने स्वतंत्र महाराष्ट्र का जो संग्राम चला उसमें भी उन्होंने अपने पोवाड़े से अपना योगदान दिया और उनका आखिरी तक यही था की ही पृथ्वी शेष नागाच्या मस्तकावर तरलेली नसून कामगारांच्या तळहातावर तरलेली आहे। और उन्होंने मुझे कहा है कि अन्नाभाऊ साठे जी ने सभी समाज के मतलब निचले वर्ग के लोगों की कथा, अपने वास्तववादी चित्रण अपने साहित्य में किया और आज भी उसी तरह का लड़ा हम लोग उनके साहित्य से प्रेरित होकर और उनके अलग अलग विचारों से प्रेरित होकर हम उनका नाम अभी भी अपने इस दुनिया में रोशन करने, आज दुनिया में 27 भाषा में उनका साहित्य का भाषांतर हुआ है और अलग अलग यूनिवर्सिटी में लोग उसके 1.5 दिन शिक्षा लिए हुए आदमी का साहित्य के ऊपर PhD कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत अभिमान की बात। दीक्षाभूमि चौक पर ये जो अण्णाभाऊ साठे की ये जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा के पीछे का आप ये हिस्सा देखिएगा। अण्णाभाऊ साठे जिस जीवन संघर्ष को लेकर आगे बढ़ते रहे, उसी जीवन संघर्ष को यहाँ उकेरा गया है। हमारे साथ है सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, ज़रा ये दिखाइएगा, कादम्बर्या यानी कि ये हुआ उपन्यास। देखिएगा, रत्ना, चंदन, मंगला, मूर्ति, गुलाम, मास्टर, चित्रा, अलगूज, माकड़ीचा माळ, चिखलातील कमळ मतलब कीचड़ का कमल, मथुरा, रानगंगा, केवड्याचे कणीस, अहंकार, अग्निदिव्य, आवडी, फकीरा, वारणेचा वाघ, वैजयंता, डोळे मोडीत राधा चाले, गजाड, पाझर, वैर, रूपा, नवती, खुलावाडी, रानगा, आग, आघात, कुरूप, जिवंत काडतूस, ठासलेल्या बंदुका, तास, धुंद, रानफुलांचा, फुलपाखरू, रानकोबा, वारणेच्या खोऱ्यात, संघर्ष, सैरसोबत, ये ऐसे कई नाम है जो अण्णाभाऊ साठे के वो उपन्यास है जिन उपन्यासों को अण्णाभाऊ ने हाशिए के जीवन के प्रतिबिंब के रूप में उकेरा है और उसका साहित्यिक मूल्य भी जो है वो बड़ा मजबूत मूल्य है। आप देखिएगा, ये जो उपन्यासों पर आधारित जो फिल्में बनी हैं, इन फिल्मों में वैजयंता, आवडी, माकड़ीचा माळ, चिखलातील कमळ, वारणेचा वाघ, अलगूज, फकीरा, चित्रा, लावणी, ये जो लावणी है उनकी बड़ी फेमस लावणी है, माझी मैना गावावर राहिली, माझ्या जीवाची होती या काहिली, ये जो इतनी फेमस लावणी है और इस लावणी को महाराष्ट्र में हर तरफ गाया जाता है। और आज भी उनके देखिएगा, ये जो पवाड़ा जो है महाराष्ट्र की लोक कला का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। ये पवाड़ा की रचना उन्होंने की। आप देखिए, स्टेलिनग्राड का पवाड़ा उन्होंने लिखा
लेकिन बुद्ध की शपथ भी उन्होंने लिखी। तो आप अन्ना भाऊ की रचनाओं को अगर समझे तो ये पवाड़ा में देखिएगा, अमलनेर के अमर हुतात्मा जो है उन पर यह पवाड़ा है। काळ्या बाजाराचा पवाड़ा यानी काला बाजार जो है उसका ये पवाड़ा है। तेलंगाना का पवाड़ा संग्राम है। नानकिन नगर पुढ़े पंजाब दिल्ली का जो दंगा है उस पर उन्होंने पवाड़ा किया। बंगाल की जो आवाज़ है उस पर उनका पवाड़ा है। बर्लिन का पवाड़ा है। महाराष्ट्र की परंपरा है। मुंबई के मजदूर जो है उन पर उनका पवाड़ा है। और स्टालिनग्राड पर उन्होंने पवाड़ा लिखा है। ये देखिए उनकी जो कहानियाँ हैं, इन कहानियों में जो दिखता है कि लाड़ी, रानवेली, फरारी, भानामती, भूताचा मळा, ठासलेल्या बंदुका, चिरागनगरची भूत, राम रावण युद्ध, आबी, कृष्णाकाठच्या कथा, खुडमवाडी, गजाआड, गुऱ्हाळ, नवती, निखारा, पिसाळलेला माणूस, बर्बाद्या कंजारी, ये उनकी कथाएं हैं। और इन कथाओं को कभी आप पढ़िएगा, लगभग दुनिया की 27 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। और महाराष्ट्र का मैक्सिम गॉर्की कहा जाता है साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे को। शाहिरी में उन्होंने शाहिर लिखा है। उनके नाटक जो हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनामदार, पिंग्याचा लगीन, सुल्तान। उनका जो लोक नाट्य है देखिएगा, अकलीची गोष्ट, खापऱ्या चोर, ये लोक नाट्य में लोगों को उनकी बात, उनकी समस्याएं बड़े ही सामान्य रूप से जो समझाई जाती है। इसमें ये आते हैं कलंत्री, दुष्काळात 13वा, देशभक्त घोटाळे, देशभक्त घोटाला मतलब निवडणुकीतील घोटाला, मतलब चुनाव में जो घोटाला होता है, पुढारी मिळाला, पेंग्याचं लगीन, बिलंदर बुडवे, बेकायदेशीर, माझी मुंबई, मूक मिरवणूक, लोकमंत्र्यांचा दौरा, शेटजीचं इलेक्शन। और उनका एक यात्रा वर्णन है, माझा रशियाचा प्रवास। और ये जो रशिया में उनका जो सम्मान हुआ, उस सम्मान पर उन्होंने ये जो यात्रा वर्णन लिखा है, वास्तव में ये यात्रा वर्णन भी अपने आप में बड़ा मार्मिक यात्रा वर्णन है। और अन्ना भाऊ के सम्मान में ये जो भित्ति चित्र यहाँ बना हुआ है, इस भित्ति चित्र में महाराष्ट्र की लोक कला का वो जो लोकवाद्य है जिसमें ढोलक आती है और वो जिसे मराठी में तुनतुना कहा जाता है, वो इसमें ज़रूर रखा गया है। और इसके पीछे अन्ना भाऊ अपने हाथ में कलम लिए हुए अपने साहित्य की रचना करते हुए वो एक प्रेरणादायी चित्र जो है उनका, वो यहाँ बनाया हुआ है। हम इस समय नागपुर के इस दीक्षा भूमि चौक पर, जहाँ साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे की प्रतिमा बनी हुई है, यहाँ से आपको जोड़े रखे हैं। सर, अन्ना भाऊ साठे ये महाराष्ट्र के मैक्सिम गोर्की के रूप में जाने जाते हैं। संसार की लगभग 27 भाषाओं में उनके साहित्य का अनुवाद हुआ। लेकिन अन्ना भाऊ साठे के विषय में एक बात ये भी दिखाई देती है कि वे बड़े अनुल्लेखित रहते हैं। क्या वजह मानते हैं आप इनकी? अन्ना भाऊ साठे ये वंचित और दुर्लक्षित समाज जो है उनका प्रतिनिधित्व करते थे, कामगारों का प्रतिनिधित्व करते थे, दलितों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो उन्होंने जो साहित्य निर्माण किया वो भी कामगारों से संबंधित, गांव खेड़े से संबंधित, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित, ग्रामीण संस्कृति से संबंधित साहित्य का निर्माण किया। उन्होंने इतनी कादंबरियाँ लिखी, पोवाड़े लिखे, नाटक लिखे, और इतना साहित्य निर्माण करने के बाद भी चूँकि वो अछूत समाज से थे, इसलिए मराठी के ब्राह्मण साहित्यिकों ने अन्ना भाऊ साठे का उल्लेख भी नहीं किया और उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। कुसुमावती देशपांडे नाम की स्त्री ने जब मराठी कादंबरीचा इतिहास नाम का एक ग्रंथ लिखा तो उसमें अन्ना भाऊ साठे का नामोल्लेख तक नहीं किया। ये स्थिति है। तो ये हमेशा से मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोगों का हमेशा से ख्याल रहा है कि वो दलित समाज या बहुजन समाज में से जो प्रतिभाएं उभरती है उनको दुर्लक्षित करके वो उनको खत्म करना देना चाहते हैं। तो फिर ये जो साहित्य की प्रेरणा है अन्ना भाऊ साठे, क्या इन्हें ये जो हाशिए का वर्ग है, इसी वर्ग को इन्हें अपने इतिहास में दर्ज करना हो?
नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो अन्नाभाऊ साठे का साहित्य दुर्लक्षित रहा, अब आप देख रहे होंगे कि आज के समय में अन्नाभाऊ साठे को पुरजोर तरीके से, बड़े स्पीड से, बड़े चेतना के साथ पूरे समाज में उनके विचार को अभी याद किया जा रहा है और उनके विचारों पर चलने वाले लोग तैयार हो रहे हैं। प्रतिभावंत प्रबोधनकार कला साहित्य संघ के जो मुखिया है, प्रसिद्ध गायक, राष्ट्रीय प्रबोधनकार और कला के विविध गुणों से जो भरपूर है, अनिरुद्ध शेवाले साहब, वे यहाँ पहुँचे हैं। शेवाले साहब, अन्नाभाऊ का साहित्य, उनका कवित्व हो, उनकी गायकी हो, उनकी शायरी हो, उनकी रचनाएं हो, क्या प्रेरणा देते हैं आपको? अन्नाभाऊ साहित्य रत्न हो गए और उनकी एक महानता इसमें है कि सिर्फ 1.5 दिन मतलब स्कूल में गए हो और उसके बाद एकदम दुनिया में पहुँचे। तो ये उपजत जो ये रहता है, मतलब जिसको अपन ये बोलते कुदरती जो फन रहता है, ये फन अन्नाभाऊ में था। और अन्नाभाऊ कॉमरेड थे, शोषित पीड़ित जो मजदूर है, इनके लिए उनके दिल में बहुत अच्छी भावना थी। उन्होंने बोला है कि ये आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। अगर देश की जनता ही भूखी है तो ये आज़ादी मिलकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और साहित्य रत्न अन्नाभाऊ को इसलिए बोलते हैं कि भारत के एक अन्नाभाऊ जो ज़्यादा पढ़े ना होते हुए भी रशिया में चले गए, यानी विदेश में चले गए, और रशिया में उनके सब जितने भी उन्होंने सब ग्रंथ लिखे, जितने भी उन्होंने कादम्बरियाँ लिखी, उनके सब गुण गौरव वहाँ पर होना रशिया में। तो देश के लोगों, भारत के लोगों ने अभी तक अन्नाभाऊ साठे को समझा ही नहीं कि अन्नाभाऊ साठे क्या है। तो अन्नाभाऊ साठे में ये जो क्रांति थी, ये जो साहित्य की जो क्रांति थी, ये उनके रगों में थी। ये कुदरती उनको मिली हुई एक देन है अन्नाभाऊ साठे की। यदि हम अन्नाभाऊ के साहित्य को देखते हैं तो बड़ा ताकतवर साहित्य है उनका। उनके उपन्यासों पर फिल्में बनी, उनके गीत लोगों के मन में आते हैं। आपको लगता है कि अन्नाभाऊ का ये जो साहित्यिक योगदान है, इस योगदान को उतना ही सम्मान मिला? अन्नाभाऊ साठे के साहित्य को उतना सम्मान विदेश में मिला है, अपने देश में नहीं मिला। इसकी वजह? उसकी वजह है जातिवाद, कास्टिज्म। अन्नाभाऊ साठे अगर उस कास्ट में नहीं पैदा होते, मातंग कास्ट में, अगर किसी उच्च जाति में पैदा होते तो 2 दिन में अन्नाभाऊ साठे भारत के भारत रत्न हुए रहते। और अभी भी आज लोग भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं, ज्योतिबा फुले की मांग कर रहे हैं भारत रत्न देने के लिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, अच्छा हुआ कि एक वीपी सिंह नाम के मतलब प्रधानमंत्री हमारा देश में हुए, जिन्होंने उनकी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो ये है महानता वो समझे, तब उनको भारत रत्न मिला। नहीं तो ये दे नहीं रहते कि ये भारत देश जो है। इसलिए अन्नाभाऊ साठे ने कहा है कि देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है। और अन्नाभाऊ साठे ने ये भी जग बदल घालूनी घाव गेले मला सांगूनी भीमराव, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रेरणा अन्नाभाऊ साठे को यही मिली है। आज के नए साहित्यकार जो इस वक्त में साहित्य के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, उन लोगों ने अन्नाभाऊ से क्या सीखना चाहिए? अन्नाभाऊ से ये सीखना चाहिए कि जो इतने कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं है, बाबा साहब आम्बेडकर तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और इसीलिए अन्नाभाऊ साठे आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के दीक्षा भूमि के सामने बिल्कुल आके बैठे हैं। अन्नाभाऊ साठे से ये लेना चाहिए कि अन्नाभाऊ साठे में वो क्रांति थी, वो प्रेरणा थी, वैचारिक क्रांति। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जैसी वैचारिक क्रांति थी, वैसी वैचारिक क्रांति अन्नाभाऊ साठे में थी। यहाँ का शोषित, यहाँ का पीड़ित, यहाँ का कर्मचारी, यहाँ का कामगार, यहाँ का किसान, मजदूर, सबको उनका हक मिलना चाहिए। यही क्रांति अन्नाभाऊ साठे की थी। आप एक कलाकार के रूप में भी काम करते हैं, कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं, और आपका विशेष काम जो है वो इतिहास के उन पन्नों को खंगालने की आप कोशिश करते हैं जिन पन्नों पर वास्तविक इतिहास लिखा होता है, और उन पन्नों को भी आप समीक्षा करते हैं जिन पन्नों पर इतिहास गलत लिखा गया है। मतलब एक इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन, कला के क्षेत्र में अपनी अभिव्यक्ति, इन सब के साथ आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन अन्नाभाऊ का काम भी इसी के साथ आगे बढ़ा है। आज अगर अन्नाभाऊ साठे की जयंती है तो आप अन्नाभाऊ साठे की ओर किस रूप में देखते हैं? अन्नाभाऊ साठे ये साहित्य सम्राट थे और लोक साहित्यकार अन्नाभाऊ साठे को ये बाबा साहब ने उनको एक मान्यता दी थी। तो अन्नाभाऊ साठे के जयंती के दिन में हम मंगल कामना देते हैं। आज भारत में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं तो देश और दुनिया में अन्नाभाऊ साठे पहुंच चुके हैं। तो वो एक कलाकार भी थे, शायर थे, तो मैं उनको उनके शायरी से मैं उनको वंदन करता हूँ जयंती के दिन में। अन्नाभाऊ ने क्यों कहा ये आज़ादी झूठी है, अन्नाभाऊ ने क्यों कहा ये आज़ादी झूठी है, उन्होंने देखा आंखन देखी ये देश की जनता भूखी है। जब देश की जनता भूखी है तो संविधान बचाने के लिए
बहुत बड़ा विद्रोह, ईवीएम हटाने के लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन जरूरी है। अन्ना भाऊ साठे के जीवन से आप प्रेरणा क्या लेते हैं? अन्ना भाऊ साठे से जीवन से प्रेरणा ये लेने का है कि कम शिक्षित होने के बाद में भी, जो पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं होने के बाद में भी उन्होंने जो साहित्य लिखा और जो मूवमेंट उन्होंने चलाई कामगारों के हितों में, वो हमको सीखने लायक है। क्योंकि हम भी एक खुद कामगार है, ऑटो रिक्शा चालक, और उन्होंने जीवन भर मरे पर्यंत यानी कामगारों के हितों के लिए काम करते रहे, लाल झंडे के नीचे काम करते रहे, और यही उनसे प्रेरणा लेने वाली हमारी बात है। आज की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति में आज के पीढ़ी के लिए अगर कोई मार्गदर्शक होगा तो वो अन्ना भाऊ साठे है। जो अन्ना भाऊ साठे बोलते थे कि ये देश की जो स्वतंत्रता है वो आज की आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, मणिपुर जल रहा है और यहाँ पे प्रधानमंत्री घूम रहा है, उद्घाटन कर रहा है। तो आज के देश ने अन्ना भाऊ साठे को अपना प्रेरणा स्थान मानकर उस दिशा में चलना चाहिए जो अन्ना भाऊ साठे ने प्रेरणा दी है। मैं अन्ना भाऊ साठे के आज के जयंती के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। मैं डॉक्टर रंगारी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का जिला अध्यक्ष, आज दो महान पुरुषों की, एक की पुण्यतिथि है और एक की जयंती है। एक ऐसे महापुरुष है जो बहुजन विरोधी थे, जो बोलते थे कि तेली ने संसद में क्या तेल निकालना चाहिए, क्या कुंभियों ने संसद में नागर और वक्रण डवन करना चाहिए, इन्होंने तो वहां पे खेती में काम करना चाहिए। तो ऐसे बहुजन विरोधक तिलक जी, इनको मैं तिलांजलि देता हूं आज के उनके पुण्यतिथि दिन पर। और बहुजन समर्थक मान सम्राट लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे, इनकी जयंती को मैं शुभेच्छा देता हूं। और एक शायर के साथ मैं अपने 2 लफ्ज समाप्त करता हूं। शोला हूं, सुलगता हूं, जलने के जिद में हूं, इस देश की तस्वीर बदलने की जिद में हूं। वो और लोग हैं जो राह भटक गए हैं, मैं आज भी भीम की राह पर चलने की जिद में हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय शिवराय। साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे जो है, ये पहले जो है कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित थे, पर आगे उनको ये समझ में आया कि इस देश की जो समस्या है जातिवादी समस्या है, और उस जातिवादी समस्या निजात पाने के लिए बाबा साहब के विचारों बगैर कोई ये नहीं है, मार्ग नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना मार्ग जो है बदल कर जो है बहुजन समाज के जो मूल कारण है, जो ये जो आज़ादी मिली है, इससे जो है आज़ादी में बहुजन समाज आज भी गुलाम है। और आज की जो मनुवादी सरकार है आज भी जो है सब जवाब दिखाती है बहुजन समाज को, और जो मूल समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रही। इसलिए मैं जो साठे और जो मातंग समाज और बहुजन समाज के लोगों को मेरा आह्वान है कि उन्होंने महात्मा फुले शाहू बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अन्ना भाऊ साठे के विचारों से प्रेरित होकर इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हम मुक्ति पा सकते हैं। जय। बिहार की ओर से संदेश यही है कि अन्ना भाऊ साठे ने जिस मकसद से काम किया था, वो जो बताते थे कि भी ये धरती जो है वो शेषनाग के ऊपर में नहीं है, तो कामगारों के हथेली पर खड़ी है। वो कामगार आज भी भूखा मर रहा है, आज भी समस्याग्रस्त है। तो उस कामगारों को या फिर उनका जो साहित्य उन्होंने लिखा है, उन साहित्य को समाज तक पहुंचाना, यही बीआरएसपी की भूमिका है। हमारे साथ इस समय समाज कल्याण नागपुर के जो प्रादेशिक उपायुक्त हैं डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ साहब, वो हैं। डॉक्टर साहब, आज अन्ना भाऊ साठे का अभिवादन करते हुए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सामाजिक न्याय विभाग की ओर से अभी अन्ना भाऊ साठे जी को विनम्र अभिवादन करता हूँ, और साथ ही सभी पूरे महाराष्ट्र में इस जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय विभाग की ओर से हर जिले में कुछ न कुछ प्रोग्राम लगाए गए हैं। मुझे लगता है कि जो अन्ना भाऊ जी के विचार थे, समाज को जोड़ने के विचार थे, और जो शोषित वंचित जो पीड़ित वर्ग था उनके हित की रक्षा के लिए जो विचार थे, वो आज के दिन में सबने अपनाने चाहिए। और उन्होंने जो बातें बताई है, उन्होंने जो राह दिखाई है जिससे समाज में गैर बराबरी दूर हो, उस बातों पर अमल करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। संसार में जितना साहित्य उपलब्ध है उसमें अन्ना भाऊ साठे का जो साहित्य है लगभग संसार की 27 भाषाओं में अनुवादित हुआ है। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ अन्ना भाऊ साठे पर स्टडी करने वाला कोई खास डिपार्टमेंट होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज में इसको अलग से स्टडी होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए? आपको क्या लगता है?
मुझे लगता है कि देखो कि अन्नाभाऊ साठे ने जो साहित्य लिखा वो उन्होंने जो लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, जो लोगों की प्रैक्टिकल समस्या थी, उसके ऊपर उन्होंने पूरा अपना साहित्य लिखा और लोगों के सामने रखा। अब ये जो साहित्य है कि जो आज भी हम देखते हैं कि जो कोई समाज में इतना बदलाव नहीं दिख रहा है, फिर भी सामाजिक न्याय विभाग ने उनका जो गांव है वाटे गांव, वहाँ पे उनका एक स्मारक बना के वहाँ पे लाइब्रेरी से लेके बाकी सारी चीज़ों को डेवलप करके उनके साहित्य को प्रचार करने की जो है बात रखी है। मुझे लगता है कि इनका जो साहित्य है अनेक विद्यापीठों में भी पढ़ाया जाता है। नहीं, अभी पाठ्यक्रम में तो है, लेकिन क्या उसके लिए अध्ययन कक्ष होना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर बाबा अम्बेडकर चेयर है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर अम्बेडकर चेयर है, उस तरह से अन्नाभाऊ साठे का भी जो साहित्य है वो लोगों तक जाए, उनकी बात लोगों को समझे, उनका साहित्य लोग पढ़े, उनके विचारों से प्रेरित हो। इसके लिए उस तरह की चेयर का भी निर्माण हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अन्नाभाऊ साठे जी ये साहित्यिक विचारवंत और बाबा साहब के बहुत करीबी साथी है। अन्नाभाऊ साठे वैसे तो कम्युनिस्ट विचारधारा उनमें खून में भरी है, पर आखिरी में अन्नाभाऊ साठे ने बाबा साहब को अपनाया और बाबा साहब के विचारों से इतने प्रेरित हुए वो, उन्होंने इस देश के स्वातंत्र को विरोध किया। ये जो स्वातंत्र है, ये स्वातंत्र शेठजी भटजी लोगों का स्वातंत्र है, सामान्य आदमी का स्वातंत्र नहीं है। और आज वही बात सत्य हो रही है। अन्नाभाऊ साठे ने जो बोला था कि ये जो स्वातंत्र जो है देश को जो मिला है, ये शेठजी भटजी लोगों का स्वातंत्र है, कुछ पूंजीवादी लोगों के, कुछ लोगों के हाथ में जो स्वातंत्र रहने वाला है उनका स्वातंत्र है। और हम देखते हैं आज भी अन्नाभाऊ साठे की बात सच हुई, 50 साल के बाद सच बात हुई कि आज यहाँ का सामान्य आदमी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हम तो देख रहे देश का स्वातंत्र जो मिला है वो तो कुछ चुनिंदे लोगों के हाथ में है, और इसीलिए चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी ने अन्नाभाऊ साठे के कार्य का, अन्नाभाऊ साठे के साहित्य का और अन्नाभाऊ के कार्य का पढ़ाई करना चाहिए। और हम चाहते हैं विशेषता मागास वर्ग के लोगों ने अन्नाभाऊ साठे को बहुत नजदीक से पढ़ना चाहिए। यही मैं शुभकामना देता हूँ। अन्नाभाऊ साठे जी की 96वीं जयंती की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपने बड़ा सटीक सवाल पूछा कि अन्नाभाऊ साठे एक क्रांतिकारी लेफ्ट विचारों के और मजदूर नेता थे, और आज के हालत में अगर अन्नाभाऊ होते तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्वातंत्र, समता, बंधुता, न्याय, ये जो बाबा साहब ने संविधान में जो हमको 4 सूत्री दी है उसका अमल करने में उनका जो पहनापन है वो सही में काम में आता। आपने देखा होगा कि भी रशिया जैसे राष्ट्र में जाके वहाँ पे शिवाजी महाराज का पोवाड़ा और शिवाजी महाराज का जो कार्य है वो उजागर करने वाले अन्नाभाऊ साठे अपने आखिरी के दिनों में बाबा साहब के साथ में आते हैं और बाबा साहब का स्वातंत्र, समता, बंधुता, न्याय, ये जो मूलमंत्र है उसको वो अपनाते हैं। जो अखंड महाराष्ट्र है उसमें अन्नाभाऊ साठे का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अन्नाभाऊ साठे जी ने अपने शायरी में ये भी कहा था कि देश की आज़ादी झूठी है क्योंकि यहाँ की जो जनता है ये भूखी है, मजदूर है, खेतीहर है। उनके अगर वर्तमान में सवाल देखें तो वो जैसे के वैसे है। आज भी 85 करोड़ जनता को अगर इस देश के सरकार भूखा मानती है, गरीब मानती है और गरीबी के रेखा के नीचे मानती है, तो सही में हमने ये प्रगति की है क्या? ये सवाल अन्नाभाऊ अगर होते तो वो निश्चित अपनी शैली में पूछते और उसका जवाब भी लेते। कम से कम हम अन्नाभाऊ को आज याद करते हुए उन्होंने जो क्रांति की मशाल जलाई बाबा साहब के विचारों की, उसको हम बरकरार रखें। विधायक विकास ठाकरे साहब इस समय यहाँ अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा के समक्ष पहुंचे हैं। ठाकरे साहब, आज अभिवादन करते हुए अन्नाभाऊ साठे को आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है साहित्य सम्राट, साहित्य भूषण अन्नाभाऊ साठे जी की आज जयंती है, और आपने देखा होगा कि हर साल इस जयंती के ऊपर में नौजवान लोग आगे आ रहे हैं। और अन्नाभाऊ साठे ने जो राह दिखाई है, अन्नाभाऊ साठे ने जो समाज के लिए करके गए, अन्नाभाऊ साठे ने इस देश के लिए करके है, वो उनके कदमों पर चलने का
निर्णय समाज के सभी लोग ले रहे हैं, इसमें ज़्यादातर युवक शामिल है और मुझे आनंद है कि अन्ना भाऊ साठे ने दिखाई हुई दिशा में चलकर हम देश के उन्नति का मार्ग सुकर करेंगे। मैं मेरी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से अन्ना भाऊ साठे जी को आदरांजलि अर्पित करता हूँ। साहब, आज अन्ना भाऊ साठे का ये जयंती दिवस है। बहुजन समाज पार्टी उन्हीं विचारधारा पर काम करती है जिस पर अन्ना भाऊ साठे, जो हाशिए के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए इतने साहित्य का उन्होंने निर्माण किया। बहुजन समाज पार्टी आज क्या संदेश देना चाहेगी? बहुजन समाज पार्टी की ओर से सर्वप्रथम अन्ना भाऊ साठे इनकी जयंती के उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को हार्दिक मंगल कामना देता हूँ। और मैं सबसे पहले आवाज़ इंडिया चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये जो बहुजन महापुरुष है अन्ना भाऊ साठे, इनका लाइव प्रसारण आज दीक्षा भूमि अन्ना भाऊ पुतला के परिसर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुजन समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती आहे आणि या प्रसंगी हे सांगतो की अण्णाभाऊ साठेंनी या देशामध्ये जे विषमता होती, अन्याय होता, अत्याचार होता, त्याविरुद्ध आवाज उठवून या देशातील दलित, पीडित, शोषित समाजाला जागृत करण्याचे काम त्यांनी या ठिकाणी या देशामध्ये केलेलं आहे। आणि अण्णाभाऊ साठेंनी आपल्या साहित्याच्या माध्यमातून साऱ्या जगाला प्रेरणा दिली आहे। हीच या प्रसंगी मी या जयंतीनिमित्त सांगू इच्छितो। इस समय लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे, इनकी प्रतिमा को माल्यार्पण कर प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल साहब यहाँ पहुँचे हैं। आज अगर अन्ना भाऊ साठे को याद किया जाए, उनके कार्यों से प्रेरणा ली जाए, तो इस पीढ़ी ने उनसे क्या सीखना चाहिए आपको लगता है? लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे इन्होंने मानवता को वजूद दिया है और मानवता को और इक्वलिटी के लिए उन्होंने पूरा जीवन अर्पित किया है, उन्होंने लड़ा लिया है और अपने लोकगीत के माध्यम से लोगों के बीच में जनजागृति करते हुए संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में अण्णाभाऊ साठे का जो योगदान था वो अस्मरणीय है, वो भूला नहीं जा सकता। हम इस उनके जन्मदिन के ऊपर उनको नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। देखिए, अण्णाभाऊ साठे ये महाराष्ट्र के आइकॉन थे और महाराष्ट्र के अंदर में बाबा साहब के विचारों के, सच्चे अम्बेडकराइट वो मूवमेंट के एक आंदोलन के बड़े सिपाही थे। और उनका जो आंदोलन था, क्योंकि 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हो गया था, तब अण्णाभाऊ साठे एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व भारत के अंदर में थे जिन्होंने बम्बई में रैली निकाली थी और एक नारा दिया था कि ये आज़ादी झूठी और देश की जनता भूखी है। ये इसीलिए बोलना पड़ा उनको क्योंकि आज़ाद भारत के अंदर में दलित, शोषित बहुजन समाज ये आश्रित था और ये गुलाम और लाचार था, ज्ञान, सत्ता, धन से दूर था। तो उनको उनके अधिकार मिलना चाहिए, ये उनका आंदोलन था, ये उनका मिशन था। इसलिए अण्णाभाऊ साठे ये दुनिया के सबसे बड़े साहित्यिक थे, दुनिया के बहुत बड़े विद्वान थे और ऐसे विद्वान को मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से और हाड़के परिवार के तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े सर इस समय यहाँ अन्ना भाऊ साठे की प्रतिमा के समक्ष यहाँ उनको माल्यार्पण करके आए हुए हैं। आज साहित्य सम्राट लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। हर साल चाहे मैं नागपुर में रहूं या कहीं भी रहूं, 1 अगस्त को अन्ना भाऊ साठे के अभिवादन करने के लिए मैं वहाँ पे उपस्थित रहता हूँ। आज भी मैं दीक्षा भूमि चौक पर जो अन्ना भाऊ साठे की प्रतिमा है, उनके जन्म महोत्सव के इस पवित्र अवसर पर उनको अभिवादन करने के लिए अपने तमाम भीम सैनिकों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि अन्ना भाऊ साठे जैसे साहित्यकार, लोक कलाकार, लोक शाहीर, मजदूरों के, कामगारों के नेता और कर्मठ बाबा साहब के विचारों को मानने वाले अन्ना भाऊ साठे वो आज भी महाराष्ट्र में और देश में जिस प्रकार की तवज्जो देनी चाहिए थी, जिस प्रकार उनके कार्यों का स्मरण किया जाना चाहिए था और जो सपना उन्होंने जो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने जो लिखा है, जग बदल घालूनी घाव सांगोनी गेले माझं भीमराव, ये जो क्रांतिकारी घोषणा अन्ना भाऊ ने दी थी, ये क्रांतिकारी घोषणा को लेकर हमारे समाज, तमाम दलित समाज, चाहे वो बौद्ध हो, दलित हो, चर्मकार हो,
जो भी है, दलितों में जो भी आता है, उन्होंने अन्नाभाऊ साठे के इस क्रांतिकारी घोषणा को याद करके अगर वो अपने ज़िंदगी में चलने लगे तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से बाबा साहब ने जो सपना देखा था, वर्णविहीन, जातिविहीन, वर्गविहीन, शोषण मुक्त भारतीय समाज की निर्माण की जो सपना बाबा साहब ने देखा था, उसी सपने को साकार करने के लिए अन्नाभाऊ साठे ने अपने साहित्य के द्वारा, अपने कविताओं के द्वारा, अपने शायरी के द्वारा, अपने आंदोलन के द्वारा लोगों में पहुंचाने का एक पवित्र काम उन्होंने किया है। एक लोकशाहीर, लोगों के दिल में राज करने वाला आदमी, दबे कुचले का आवाज और थके हुए लोगों का श्वास, एक अलग ही एहसास हो रहा है कि ये आदमी ने ऐसा क्या किया होगा कि जिसके पुतले रशिया में है, जिसके पुतले लंदन में है, निश्चित तौर से, और एक गरीब घर का आदमी, तो ये एक अद्भुत है, भगवान से कोई कम नहीं है। इसके लिए आज का दिन उनकी जयंती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से हम उनको यहाँ अभिवादन करने के लिए आए हैं। अन्नाभाऊ साठे की जो जयंती है, ये बहुजन महापुरुष की जयंती है और बहुजन महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का नतीजा है कि आज जो बहुजन समाज यहाँ इकट्ठा हो रहा है। और हम चाहेंगे कि ये इनके जयंती के उपलक्ष्य में सारा बहुजन समाज पॉलिटिकली इकट्ठा हो। प्रेरणा तो सिर्फ आपने जितने भी नाम गिनाए उन्होंने प्रेरणा लेना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाहे वो राज्य का सरकार हो या केंद्र का सरकार हो, ये तो सरकार ने भी अन्नाभाऊ साठे की दखल लेना चाहिए। जो आज मणिपुर वहाँ जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, वो जल रहा है आदिवासी वो के समूह में। जो दो आदिवासी समूह है, वो जो आदिवासी समूह को, एक आदिवासी को हिंदू बोल के या क्रिश्चियन बोल के तुम उसको अलग हटाना चाहते हो, और अलग हटा के ये मायने में देखा जाए कि तुम इंडिया का विघटन करने के दिशा में प्रयत्नरत हो। काय के लिए? तो सिर्फ इलेक्शन के लिए, या हमको फिर से सरकार बनानी है लोकसभा में जाके, सिर्फ इस वजह से। तो आदिवासी के बारे में या अन्नाभाऊ साठे ने गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में, कर्मचारियों के बारे में और तमाम दलित और आदिवासियों के बारे में जो लिखा है, वो आदमी तो उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी वो आदमी में जो शानपना है, वो शानपना आज के सरकार में और आज के जो नुमाइंदे हैं सरकार के, इनके पास में क्यों नहीं है, ये सवाल इनसे पूछना चाहिए। आज का दिन मैं अन्नाभाऊ साठे को यह समर्पित करता हूं कि ये देश में जो कुछ भी चल रहा है, उससे जो लोकशाही माध्यम से जो बाकी के लोग हैं, जिसको सही मायने में लोकशाही बोला जाता है, लोकतंत्र बोला जाता है, ये लोकतंत्र में आम नागरिक को ये बुद्धि देवे कि उन्होंने आने वाले इलेक्शन में आपका मतदान किसे देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। ऐसे लोगों को आपने वहाँ लाना चाहिए कि जैसा तमाम दलित आदिवासी और सब माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी के लिए वो फायदेमंद होवे, और जो ये देश हुकुमशाही के तरफ जो बढ़ रहा है वो ना बढ़े। आज के दिन मैं अन्नाभाऊ साठे को यही बोल के विनम्र अभिवादन और आदरांजलि अर्पण करता हूं। ये स्वर रंग म्यूजिकल ग्रुप नागपुर, इसके ये कलाकार हैं और अन्नाभाऊ साठे को आज जयंती दिवस पर अभिवादन करने पहुंचे हैं। एक कलाकार का दूसरे कलाकार को कैसा अभिवादन होगा? हमें जो ये प्रेरणा मिली है लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे, और हमें गर्व है मातंग समाज में उन्होंने जन्म लिया और 1.5 दिन स्कूल में जाने के बाद भी इतना बड़ा साहित्य लिखा है उन्होंने कि उनका 27 भाषाओं में उनका साहित्य पूरे जग भर प्रसिद्ध हुआ। और मेन बात तो ये है कि आज भारत में यानी महाराष्ट्र में अन्नाभाऊ साठे पैदा होने के बाद में आज महाराष्ट्र में आज उनकी इतनी कदर नहीं है जितनी कदर उनकी विदेशों में हुई, रशिया में। सबसे पहले अन्नाभाऊ साठे जो शायर थे और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पोवाड़ा है, सबसे पहले वो क्या बोलते 7 समुद्र पार
सबसे पहले जो गाया होगा महाराष्ट्र के शायर ने तो अन्ना भाऊ साठे ने गाया है। चलिए, जिसने अपने डफली की थाप पर स्वतंत्र महाराष्ट्र का आंदोलन खड़ा किया, उस लोक शायर को याद करते हुए आप शायर क्या गाओगे? मैं अभी उनकी जो छक्कड़ है, दो लाइनें हमारे दर्शकों के लिए सुनवा दीजिएगा। माझी मैना गावावर राहिली, माझ्या जीवाची होती या कायली, माझी मैना माझी मैना माझी मैना ग माझी मैना, माझी मैना गावावर राहिली, माझ्या जीवाची होती या कायली, हे होती बांधा रंग गवळा कोर चंद्राची, उद्यात कोणाची मोठ्या मनाची, सीता ती माझी रामाची, हसून बोलायची मंद चालायची सुगंध केतकी, सचेत गांधी घडी पुतळी सोन्याची, नव्या नवतीची गाडी धावण्याची, काठी आंधळ्याची, तशी ती माझी गरिबाची, मैना रत्नाची खा हो। एक मराठी गाना कि लोग पीएचडी करने के बाद, बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद साहित्य लिखते हैं, मगर हमारे अन्ना भाऊ साठे 1.5 दिन स्कूल में जाने के बाद जो उन्होंने साहित्य निर्माण किया उसी पे आधारित एक मराठी गीत यहाँ पे। माझ्या अण्णा भाऊ साठेची ऐका थोडी ही कहाणी, माझ्या अण्णा भाऊ साठेची ऐका थोडी ही कहाणी, मला एखादा दाखवा ना असा साहित्यिक कोणी, मला एखादा दाखवा ना असा साहित्यिक कोणी, माझ्या अण्णाभाऊ साठेची ऐका थोडी ही कहाणी, माझ्या अण्णाभाऊ साठेची ऐका थोडी ही कहाणी, मला एखादा दाखवा ना असा साहित्यिक कोणी, मला एखादा दाखवा ना असा साहित्यिक कोणी, न तर शाळेत शिक्षण कसा झाला हा विद्वान, न तर शाळेत शिक्षण कसा झाला हा विद्वान, केले साहित्य निर्माण ते झाले प्रकाशमान, केले साहित्य निर्माण ते झाले प्रकाशमान, केली धरतीची पाठी आणि काळीची लेखनी, केली धरतीची पाठी आणि काळीची लेखनी, मला एखादा दाखवा ना असा साहित्यिक कोणी, मला एखादा दाखवा ना असा साहित्यिक कोणी, मला एखादा दाखवा ना असा साहित्यिक कोणी, असा साहित्यिक कोणी, असा साहित्यिक कोणी। दीक्षाभूमि चौक पर अन्ना भाऊ साठे की प्रतिमा के समक्ष ये जो लोग अभिवादन करने पहुंचे हैं, इन्हीं के साथ हमने आपको जोड़े रखा था। आज लोक शाहिर साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे, इनका जयंती दिवस है।